ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो नकारात्मक काम थे वो तो सबके सामने है। आज चुनाव आयोग ने जो हमारी शिकायत पे चुनाव आयोग ने कार्रवाई करी है, 7 पुलिसकर्मी अगर निलंबित हुए हैं तो इसका मतलब गलत किया था। 500 से ज्यादा शिकायत हुई थी, 2 पर कार्रवाई हुई है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को स्पष्ट करना पड़ेगा देश की जनता के सामने। लोकतंत्र में सबकी जवाबदेही है, चुनाव आयोग की अपनी जवाबदेही है, हमारी अपनी जवाबदेही है, अवनीश त्यागी जी, आपका जवाब। अवनीश त्यागी जी, अभी 22 राउंड की काउंटिंग है और ये 5 या 6 राउंड पर अगर आप लोग दम भर रहे हैं तो ये जल्दबाजी सपा ये मान रही है। समाजवादी पार्टी को सच का सामना करना चाहिए, सच्चाई स्वीकारनी चाहिए। जनता जो समर्थन दे रही है, जनता जो आशीर्वाद दे रही है, वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी जिन क्षेत्रों में दम भरती थी वहां भी पीछे जा रही है। और जहां तक ये कह रहे हैं गणना होने दीजिए, हम भी कह रहे हैं गणना होने दीजिए। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही हैं। ये रुझान के आंकड़े अभी बता रहे हैं। और यहाँ ही नहीं, बाहर भी अन्य राज्यों में भी यही हालात हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की नीति को, लोक कल्याणकारी योजनाओं को और सुशासन को जनता समर्थन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। समाजवादी पार्टी खून करने नींद में पड़ी है और ख्वाब देख रही है केवल कि उनकी सत्ता आए, पर ऐसा कहीं होने वाला नहीं है। जनता ऐसा कोई संकेत नहीं दे रही, जनता कुछ ऐसा कर नहीं रही। जनता बल्कि जो इन्होंने एक दफे भ्रम फैलाने की कोशिश करी लोकसभा के चुनाव में, उनसे और चक गई है। तो जनता प्यार दुगना भारतीय जनता पार्टी को, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को दे रही है, एनडीए को दे रही है। ये समाजवादी पार्टी के काबिल साथी को समझना चाहिए। केवल ठीक है, चलिए कुछ ऑडियो में दिक्कत है शायद। मनीष अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में। मनीष जी, 20 से 22 राउंड की काउंटिंग अभी और है और सपा आशान्वित है कि आंकड़ा बदलेगा। देखिए आस्था जी, दोनों पार्टियों को ये आशान्वित रहना चाहिए कि आंकड़ा बढ़ देगा। लेकिन अगर आप इस चुनाव को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप देखें कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जनता ने कैसे एक्सेप्ट करा है। सपा को उन सीटों पे फाइट करनी पड़ रही है जो उनका गढ़ कहा जाता था, जो एक जाति विशेष के लिए कहा जाता था कि वो जाति विशेष किसी और को वोट नहीं करती। अब ये चुनाव ये तय करेगा। उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा उपचुनाव। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले। उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट लिखा था वो भी हमने आपको सुनाया और उन्होंने पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी जो है वो जीत रही है और समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। मनीष अग्रवाल जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन है या नहीं ये तय हो जाएगा। समाजवादी पार्टी अकेले ही लड़ेगी, इंडिया गठबंधन इस बार भी साथ में नहीं दिखा। तो जो वोटर इंडिया गठबंधन की वजह से समाजवादी पार्टी के साथ जून में जुड़ा था वो अब उससे दूर होता दिख रहा है। कुछ ना कुछ ये एनालिसिस करनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी को। बीजेपी के लिए तो ये और कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा है। आपके पास लौटेंगे मनीष जी। कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ऑफिस है ये और यहाँ पर ना तो कोई चहलकदमी है, ना ही कोई नेता आता जाता दिखता है। एक तरफ नतीजे अलग अलग विधानसभाओं के आ रहे हैं, महाराष्ट्र भी है, झारखंड भी है और यूपी के भी उपचुनाव हैं। सभी से एक मैसेज देने की कोशिश बहुत ही एग्रेसिवली कांग्रेस गठबंधन ने चुनाव लड़ा था लोकसभा नतीजों से उत्साहित होने के बाद, और बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी। और आज नतीजों का दिन है और आप देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर कोई चहलकदमी, कोई नेता आता जाता नहीं दिख रहा। आमतौर पर चुनाव नतीजों वाले दिन अच्छी खासी रौनक और चहल पहल होती है हर पार्टी के दफ्तर में। यहाँ पर तमाम प्रवक्ता, नेता, लीडरशिप आती हुई दिखती है, मीडिया से बातचीत करती हुई दिखती है, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा है। खैर से बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे हैं। सुरेंद्र दिलेर अच्छे खासे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। खैर से ये बड़ी अपडेट, बीजेपी प्रत्याशी आगे 11,818 वोट से सुरेंद्र दिलेर इस वक्त आगे चल रहे हैं। यानी 7-2 का फिलहाल रुझानों में जो आंकड़ा था, 7 पर बीजेपी आगे और 2 पर समाजवादी पार्टी, वो अभी तक स्टेबल है, बदला नहीं है। ना तो ये 8-1 हुआ है, ना ही ये 3-6 हुआ है। और एसपी प्रत्याशी 11,000 वोट से आगे, कटहरी में एसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और 11,818 वोट से एसपी प्रत्याशी आगे।
तो ये एक और अपडेट धर्मेंद्र यादव जी, आपके लिए एक राहत की खबर। अभी तो सीसामऊ और करहल से आप आगे थे, अब कटहरी से भी आपके लिए एक राहत भरी खबर। आस्था जी से पहले जब मैंने बात अपनी रखी थी वो उसी समय आगे हो गए थे, 594 वोट से आगे थे और अब 10,000 से ज़्यादा वोटों से आगे हो गए हैं। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ भी टैली बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी को अति उत्साह में नहीं आना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग लोकतंत्र को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिए हैं। अगर जहाँ पे लोकतंत्र पे हमला होता है उनका जबान नहीं खुलता है, जहाँ पर पीडीए पे हमला होता है उनका जबान नहीं खुलता है। उनके पार्टी के लोग अगर आईटी बीएचयू में रेप कर दे तो उन्हें माला पहनाया जाता है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को केक खिलाया जाता है। तो ये उनकी परंपरा हो सकती है। हम लोग उस परंपरा से आते हैं जो देश के लिए जीने मरने की बात करते हैं। हमने देश के उस समय भी काम किया जब देश आज़ाद नहीं था। हम देश की आज़ादी में अपनी भूमिका बता सकते हैं, हमारे पूर्वज बता सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों गुलामी करते करते लोकतंत्र की परिभाषा ही भूल गए हैं। तो उनसे इस तरह के जनता उम्मीद भी नहीं करती है, ना ही उनके बयान को सीरियस लेती है। अगर प्रयागराज में युवा जाके बैठता है तो उस पर लाठीचार्ज करवा देते हैं। ये इनका लोकतंत्र है और ये समाप्त करने की बात करते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का बड़बोलापन है। अगर प्रशासन ना होता भारतीय जनता पार्टी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी 10 बजे हार गई होती चुनाव। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शर्मनाक हार को बचाने के लिए सत्ता का इतना दुरुपयोग किया है जो लोकतंत्र को कलंकित किया है। लोकतंत्र को खरीदने के साथ साथ लोकतंत्र को लूटने का भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस पर जवाब देना चाह रहे हैं अवनीश जी। देखिए लोकतंत्र को कलंकित वो कर रहे हैं जो जातवाद में, धर्मवाद में और उग्रवाद में, माफियावाद में ये समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का स्ट्रगल है कि वो देश को बांट रही है, समाज को बांट रही है, विद्वेष फैला रही है, नफरत फैला रही है। लेकिन अवनीश जी, ताजा आंकड़ों में कटहरी से आगे हो गई है सपा। अभी तक केवल सीसामऊ और करहल में आगे थी, अब कटहरी में भी आगे है। गणना पूरी होने दीजिए। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगी। सहयोगी दलों की साथ एनडीए फिर जीत रही है, 9 की 9 सीटें जीत रही है। और ये पृथकतावादी जो है, ये विभाजनकारी जो है, ये जातिवादी जो तत्व है, ये सत्ता से बाहर रहेंगे और बाहर है। जनता इनको नकार रही है, लगातार नकार रही है। और योगी जी का जिस तरह से असर हुआ है, नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से मार्गदर्शन सफल हुआ है, उनसे ये भोखला रहे हैं, घबरा रहे हैं। और ये केवल बयानवीर है, केवल टीवी पर नजर आते हैं, जनता के बीच नजर आते तो नतीजे होते इनके पास। चलिए फिर आपकी बात हम सुनेंगे, लेकिन 15,717 वोट से एसपी प्रत्याशी आगे। शोभावती वर्मा आगे हो गई हैं 15,000 से ज्यादा वोटों से, माफ कीजिए 1,500 से ज्यादा वोटों से आगे हो गई हैं एसपी प्रत्याशी। और एसपी प्रत्याशी शोभावती वर्मा आगे हो गई हैं कटहरी से। अभी तक यहां से बीजेपी के बढ़त की खबर थी, रुझान जो सामने आ रहे थे। अब एसपी प्रत्याशी शोभा वर्मा यहां से आगे हैं, 1517 वोटों से शोभावती वर्मा यहां से आगे हो गई हैं। और समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि ये टैली बदलेगा, लेकिन बीजेपी ये मान करके चल रही है कि ये ही रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होंगे और बड़ी जीत यहां से बीजेपी को मिलेगी। और गाजियाबाद से देखिए संजीव शर्मा आगे है, एसपी को सिर्फ 7,755 वोट मिले हैं अभी तक। बीजेपी प्रत्याशी आगे है गाजियाबाद, जहां से बीजेपी की ही जीत पिछले बार भी हुई थी और संजीव शर्मा ऐसा लग रहा है कि उस सीट पर मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं। गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और एक बड़े मार्जिन से वो आगे चल रहे हैं। एसपी प्रत्याशी को सिर्फ 7,755 वोट मिले हैं और बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा आगे है गाजियाबाद से। तो ये एक बड़ी अपडेट एक एक करके हम दे रहे हैं। और एक बार फिर से केदारनाथ सीट का रुख करेंगे, उत्तराखंड आपको लिए चलते हैं। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो समझा जा रहा था मुकाबला, ये त्रिकोणीय हो गया जब निर्दलीय कैंडिडेट वहां से आगे हो गए, त्रिभुवन चौहान। फिलहाल क्या स्थिति, क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी 7वां राउंड पूरा हो चुका है। 7वां राउंड की बात करें तो बीजेपी अब ने बढ़त बनाई है, करीब 2546 वोट से बीजेपी आगे आई है। और सेकंड राउंड की बात करें तो कांग्रेस ने भी अब बढ़त बनाई है और कांग्रेस सेकंड नंबर पर पहुंची है। हमारे साथ अभी बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं महावीर सिंह जी। सर, किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके का आप लोगों का एक दावा था, बढ़त थी, वो दावे कहीं ना कहीं 7वें राउंड तक सामने नहीं दिखे? देखिए, जो मुख्य जो हमारा गुप्तकाशी वाला क्षेत्र था, उसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में त्रिभुवन चौहान जी वहां पर चुनाव लड़े हैं।
उनकी तैयारी संभवतः जिला पंचायत सदस्य के लिए थी, क्योंकि आम जो अभी पंचायत चुनाव होने वाले थे, और वही उसी चुनाव के साथ साथ उनका था कि मैं 2027 में मैं विधायक का चुनाव वहां से लड़ूंगा। निर्दलीय थे, निर्दलीय होने के नाते उन्होंने अपनी तैयारियां उनकी पहले से चल रही थी 5-6 महीने से। वो एक अनएक्सेप्टेड हुआ कि वहां पर बाई इलेक्शन हुआ, तो इस वजह से उनको एकदम से इसमें जाना उनका हुआ। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि उनको 5-6 महीने 4-5 महीने की जो उनकी तैयारी थी निर्दलीय रूप में, वो उनको उसका लाभ मिला है और उन्होंने वहां पर ठीक सेंध मारी भाजपा और कांग्रेस की वोटों पर। लेकिन वो तो कांग्रेस को नुकसान हुआ, भाजपा को तो फायदा हुआ। अगर जब वोटे 7,000 के करीब ऊपर वोट लेके आए हैं, कांग्रेस को मात्र 9,000 वोट मिले हैं, भाजपा को 12 पे है, लेकिन फायदा तो भाजपा ही का हुआ। अगर क्योंकि वो पूरा वो जो इलाका था वहां पे एंटी जो लोग थे वहां सरकार से भी नाराज थे, यात्रा को लेकर तमाम चीजें थी, लेकिन वो तो फायदा हुआ आप लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूं कि त्रिभुवन चौहान जी ने केवल कांग्रेस का वोट नहीं किया, या हमारे वहां पर इतना विरोध नहीं था। ठीक है, आप लोगों से लगातार बातचीत करिए, नेताओं से लगातार उनके रिएक्शंस लीजिए, लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे। फाइनल रिजल्ट का इंतजार सबको है, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी। थोड़ी देर में अखिलेश यादव सपा दफ्तर पहुंच सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अखिलेश यादव फिलहाल अपने घर पर मौजूद हैं, वहीं से ही वो चुनाव नतीजों पर नजर बनाए हुए हैं। फाइनल रिजल्ट का इंतजार हो रहा है और अब से थोड़ी देर बाद वो समाजवादी पार्टी के ऑफिस पहुंच सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव फिलहाल अपने घर पर मौजूद हैं। आज नतीजों का दिन है और सबको रिजल्ट का इंतजार है और खबर ये कि अब से कुछ ही देर में वो सपा दफ्तर पहुंच सकते हैं। अखिलेश यादव रवाना हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के लिए। और फिलहाल अब आपको सीधा देश की राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं। यहाँ के कांग्रेस ऑफिस पर मौजूद हैं हमारी सहयोगी फराह, और बड़ी ही उदासीन और वीरान तस्वीरें यहां से फराह में मिल रही थी। अब से थोड़ी देर पहले यहां पर दूर दूर तक सन्नाटा था, किसी नेता की कोई चहलकदमी नहीं। आज झारखंड में भी नतीजे आ रहे हैं, यूपी में भी नतीजे आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी नतीजे आ रहे हैं। फिलहाल क्या माहौल है वहां का? बिल्कुल आस्था, देखिए इस वक्त मैं कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा जो है वो देखने को मिल रहा है। दूर दूर तक जितनी भी निगाह जा रही है, यहाँ पर कोई चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि आज जो है वो रिजल्ट आने वाला है। या यूपी की बात करें, झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, या ये कह लें कि कांग्रेस में किसी भी तरीके की कोई तैयारी नहीं दिख रही। देखिए जब मैं आपको विजुअल्स के तौर पर दिखा रही हूँ कि हर तरफ जो है वो सन्नाटा है और यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं वो भी नहीं है। यहाँ सिर्फ गौरी शर्मा जो थी वो मौजूद थी। वो भले ही न्यूज़ 18 से बातचीत करने में कह रही थी कि हम शुरुआती रुझानों की बात ना करें, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, हम लोग आ जाएंगे, लेकिन उस तरीके से अगर कांग्रेस दफ्तर की बात की जाए तो यहाँ देखकर लग नहीं रहा कि कांग्रेस को लग रहा है। यहाँ पर पहले से ही ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि जो रिजल्ट आएंगे उनके पक्ष में नहीं आएंगे। क्योंकि एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगी कि देखिए इस तरीके से तो नॉर्मल डेज में भी कांग्रेस का हाल नहीं रहता है। तो यहाँ पर लोग ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या लीडर्स हैं वो यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं और पूरी तरीके से सन्नाटा जो है वो इसी तरीके से छाया हुआ है। जी बिल्कुल, आपने दिखाया कि किस तरह कांग्रेस ऑफिस में पूरी तरह सन्नाटा छाया है। आम दिनों में भी इससे ज्यादा चहल पहल यहाँ पर रहती है, लेकिन आज नतीजों के दिन दूर दूर तक यहाँ कोई नजर नहीं आता। बहरहाल तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया फर आपका। हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे चर्चा करते हैं। मनीष अग्रवाल जी, हमने कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें देखी, वहां कोई नहीं है। सपा खेमे से खबर आ रही है कि अखिलेश यादव थोड़ी देर में दफ्तर पहुंचने वाले हैं। चुनाव नतीजों का दिन है, झारखंड में नतीजे आ रहे हैं, महाराष्ट्र में नतीजे आ रहे हैं, यूपी में नतीजे आ रहे हैं। ओवरऑल अभी तक जो रुझान तमाम हमें स्टेट से मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि महिला सेंट्रिक योजनाओं का असर हुआ है। आप देखिए मध्य प्रदेश में भी फायदा हुआ था बीजेपी को इसे लेकर, झारखंड में भी ऐसी ही योजना लॉन्च की गई, महाराष्ट्र में भी लाडली बहना योजना लॉन्च की गई। तो तमाम चुनाव की तरह एक बार फिर से महिलाओं का साथ बीजेपी के साथ दिख रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही है आस्था जी। आधी आबादी का जो साथ है ना वो 2014 से आज तक बीजेपी के साथ है। तभी बीजेपी बार बार अपनी सरकार बना रही है, राज्यों में भी और भारत में भी। हमें ये देखना होगा कि महिलाएं जो है जब वो अपना वोट डालने जाती है तो वो सरकार की सुविधाओं का सही आकलन करती है। उनके परिवार में कौन कहाँ वोट देता है, लेकिन वो अपना वोट निश्चित रखती है
कि उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आज महिलाएं जो है मकान की मालिक बन रही है, रजिस्ट्री महिलाओं के नाम करी जाती है, उज्ज्वला गैस योजना है। इस तरीके के बेनिफिट्स जो है वो महिलाएं उसे एक्सेप्ट कर रही है और वो देख रही है कि सरकार हमें कहाँ ले जाती है। इसमें मैं ट्रिपल तलाक का भी जिक्र करना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि एक ही समाज की बात हो रही है, ट्रिपल तलाक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मुस्लिम समाज पे, जो बार बार रिजल्ट में दिखता है, लेकिन विपक्ष उसे मानना नहीं चाहता। आज आप महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा को जितनी सीटें मिल रही हैं उससे आधी सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। कितना बड़ा बदलाव है। मुझे लगता है शाम तक रिजल्ट आने तक भाजपा अपने आप अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी महाराष्ट्र में। इतना बड़ा बदलाव भारत की राजनीति में जो आ रहा है ना, इसको पोल पंडित को एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा। इसका विश्लेषण कोई नहीं कर सकता कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया। इसका मतलब बीजेपी जमीन पे बहुत स्ट्रॉन्ग रूटेड हो रही है। और इस योगदान में जो हम एक चीज का जिक्र करना बार बार भूल जाते हैं, इस बार आरएसएस ने बहुत अच्छे से बीजेपी का साथ दिया है। महाराष्ट्र में आरएसएस ने जैसे टोलियां बना के लोगों तक पहुंचे हैं, जो एक लोकसभा चुनाव में मैसेज आया था कि आरएसएस ने खुल के भाजपा का साथ नहीं दिया, आज आप उसका इम्पैक्ट देखिए। कोई पोल प्रेडिक्शन ये कह रहा था कि 200 से ऊपर सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को मिलेंगे, बीजेपी अपने आप में पूर्ण बहुमत बनाएगी। इसका मतलब जमीन पे काम करने से बदलाव आता है। राजनीतिक पार्टियों को ये समझना पड़ेगा कि जाति की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। संविधान, जातिगत जनगणना, ये मुद्दे इस बार जनता ने क्यों नहीं लिए? क्या जातिगत जनगणना क्यों नहीं बोली गई? लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा। लोग बचना नहीं चाहते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। वो भारत को दुनिया में एक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते देख रहे हैं। आप देखिए यूपी का जब भी जिक्र होता है कोई योगीनॉमिक्स की जिक्र नहीं करता। आज उत्तर प्रदेश जो है रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है 7 साल की आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में। पिछले साल उत्तर प्रदेश ने 1 लाख करोड़ का जीएसटी दिया था, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2nd नंबर पे है। 40 लाख करोड़ का निवेश पिछली इन्वेस्टर समिट में आया है। उत्तर प्रदेश का जो बजट था जब सरकार बनी थी, आज 7 लाख करोड़ का बजट है। उत्तर प्रदेश जो है इस बार 32 लाख करोड़ का टारगेट रख रहा है, हर साल 5 लाख करोड़ ऐड कर रहा है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, इसको मैं चर्चा में लाऊंगी। लेकिन केदारनाथ सीट पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां पर अभी तक निर्दलीय प्रत्याशी आगे थे, लेकिन अब केदारनाथ में बीजेपी प्रत्याशी आगे हो गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी 3000 से ज्यादा वोट से आगे हो गए हैं। अब तक 13,000 से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं केदारनाथ सीट पर। केदारनाथ में बीजेपी आगे हो गई है। अभी तक दूसरे नंबर पर चल रही थी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस, और पहले नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान। अब बीजेपी प्रत्याशी आगे हो गए हैं, 3000 से ज्यादा वोटों से वो आगे हैं और अब तक 13,000 कुछ वोट उनको मिल चुके हैं केदारनाथ से। ये बड़ा अपडेट। हमारे साथ चर्चा के लिए गेस्ट पैनल भी है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र यादव जी, जिन बातों को मनीष अग्रवाल जी कह रहे थे, जातिगत जनगणना, जोर शोर से आप लोग बात कर रहे हैं, पीडीए की आप लोगों ने बात की। आप महाराष्ट्र में स्थिति उठाकर देखिए, कहा तो बहुत सारे लोग मान रहे थे कि यहां पर एक बड़ा ट्रिकी हो सकता है, किस पार्टी की कितनी सीटें, हर पार्टी 2 फाड़ हो गई, सबके अपने नेता हो गए, कहीं फिर से एक रिस्ट्रक्चर ना हो जाए कि कौन सरकार बनाएगा, कौन किसके साथ जाएगा। लेकिन यहां तो एनडीए ने बीजेपी ही अपने दम पर बहुमत लाती हुई दिख रही है और कहा जा रहा है कि महिलाओं का एक फिर से बड़ा साथ जो है वो बीजेपी को मिला है। आस्था जी, महाराष्ट्र में ये बात भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो लोग थे, एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी लोग थे, चाहे वो अजीत पवार जी हों, वो भी कह रहे थे कि हम इन नारे के साथ नहीं हैं। महाराष्ट्र में बटेंगे कटेंगे का नारा नहीं चलता है। एकनाथ शिंदे जी ने भी इसको अपने आप से अलग कर लिया था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के ही बात थी जो मनीष जी बता रहे हैं। तो यह इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन भी एक दूसरे के सामंजस्य में नहीं था, उसे नहीं पता था क्या होना है, क्या करना है, खुद ही वो अंधकार में थे। तो बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि अगर हम बुनियादी मुद्दों की बात करेंगे, हम पीडीए की बात क्यों ना करें, हम बताइए। हम जातिगत जनगणना की बात हमेशा करते रहेंगे, हम आरक्षण की बात हमेशा करते रहेंगे, हम संविधान बचाने की बात हमेशा करते रहेंगे। जब तक हर एक मार्जिनाइज्ड व्यक्ति को आपको हक नहीं मिल जाएगा, समानता का अधिकार नहीं मिल जाएगा, तब तक उसकी बात करते रहेंगे। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात धर्मेंद्र जी आप कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, क्या समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी कहीं गड़बड़ रह गई, स्थितियों को आप नहीं समझ पाए, या माहौल ही बीजेपी के पक्ष में है?
नहीं, अभी की जो स्थिति है वो 7-8 राउंड की काउंटिंग हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 22-23 राउंड की काउंटिंग होनी है, और जहां पे सीटों का आप क्या अंतर है मान रहे हैं? 6-3 का स्कोर टैली में है, आप बिल्कुल। कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी समाजवादी पार्टी 9-0 पर पहुंचेगी, समाजवादी पार्टी 9 सीटें जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें हारेगी। आप 1 या 1.5 बजे तक का इंतजार करिए, अपने आप टैली बदल जाएगी। मैं आपके यहाँ डिबेट में पार्टिसिपेट करते ही मैंने बोला था भी कटहरी में, त्यागी जी, सुन रहे हैं आप? कटहरी में टैली अभी बदल ये अपडेट जाएगी। आएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस है या धर्मेंद्र यादव जी अभी भी समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं? देखिए, ये केवल कुछ है, इनकी गलत फहमियां हैं इनकी, वो जल्दी दूर हो जाएगी जैसे ही मतगणना आगे बढ़ेगी, वोटों की गिनती अंतिम राउंड में पहुंचेगी तो इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। ये जनता मन बना, जो करें सफाया हो जाएगा, आप करें 9-0। देश का मन है, ये देश का, जब से इनके साथ में डिबेट में बैठा हूँ, मैंने बताया था कि हमारी बढ़ेंगे सीटें। 7-2 का आंकड़ा था, 6-3 का हो गया, और उनका 7 था 6 हो गया, तो घट तो हो रहे हैं, बढ़ तो हम रहे ही हैं। तो इसमें तो मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है, मेरा प्रेडिक्शन कोई गलत नहीं हुआ है। अगर इनका सही हो तो बता दें। मनीष अग्रवाल जी, आपके पास आ रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उन पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिख रही है 6 सीटों पर। इस तरीके से इसको देखना होगा कि पहले तो समाजवादी पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो सीटें कंटिन्यूअस फाइट में चल रही हैं, जैसे अभी मनोज जी कह रहे थे, बार बार ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन जहां पे मुस्लिम मतदाताओं का दबाव था वहां पे भी भाजपा जो है आगे निकल के आ रही है। इसका मतलब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो समाज में बढ़ रही है। इसी कद की वजह से तो आज विपक्ष परेशान है। महाराष्ट्र में आप देखिएगा शाम को 100% स्ट्राइक रेट होगा जहां जहां आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने रैली करी थी। ये बदलाव जो समाज में आ रहा है ना, ये जो जातिगत जनगणना की बात थी, लोगों को तोड़ने की बात थी, वो कटोगे और बटोगे के साथ जो मिल के आ रही है जनता ये चीज समझ गई है कि कौन हमें तोड़ना चाह रहा है। आप देखिए, अगर पुलिस प्रशासन से लोग चुनाव जीतते तो क्या इंदिरा गांधी जी, बंसीलाल जी कभी अपना चुनाव हारते? इमरजेंसी के बाद कैसी हार हुई थी? मनीष जी, मैं एक बात समझना चाहूंगा, अभी मैं अगर महाराष्ट्र के नतीजों को देखें या झारखंड के नतीजों को देखें, जो अभी तक की फिगर सामने आई है, ये महिला सेंट्रिक जो योजनाएं हैं उनका ग्राउंड पर कई जगहों पर असर देखने को मिला है। लाडली योजना की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, झारखंड में भी इसी तरह की एक महिलाओं को लेकर योजना चल रही है, और साथ के साथ महाराष्ट्र में भी, क्या लगता है आपको इस तरह की योजनाएं लोगों को ज्यादा प्रभावित करती हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को उसका बेनिफिट भी मिलता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आधी आबादी को 2014 से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी जो है भूली हुई थी। भाजपा ने एक नया वोट बैंक क्रिएट करा, महिला वोट बैंक, आधी आबादी के रूप में उनको योजनाएं दी, उनके घर तक पहुंचाया, उनके जीवन के स्तर को अच्छा करा। उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय की योजना, जो कोई जिक्र नहीं करता। लोग सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जो महिलाएं उस चीज से पीड़ित होती है, ट्रिपल तलाक का कोई जिक्र ही नहीं करता कि ट्रिपल तलाक से क्या फायदा होगा। विपक्ष को ये देखना होगा कि उन महिलाओं को जब इसका फायदा मिलता है ना, कोई उनके दुख को नहीं समझ सकता वो किस पीड़ा से गुजरती है। तो जब वो मताधिकार का प्रयोग करती है तो उन पर कोई दबाव नहीं होता, और वो बार बार दिख रहा है, हर चुनाव में दिख रहा है। अभी तो विपक्ष को यह भी देखना पड़ेगा कि 29 के चुनाव में जब 33% महिलाओं की सीटें हो जाएंगी तो विपक्ष कहां से अपने लिए जगह ढूंढेगा। ये सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज महिलाएं जो है ना, आज वो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मालिक बन रही है। उनको ये मालूम है कि अब मेरे घर है, ये मुझे कोई नहीं निकाल सकता। जिसको यहाँ नहीं रहना है वो ये घर छोड़ के जाएगा। इस तरीके से जो विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, उनके खाते में डीबीटीएल से जो लाडली बहना या इस तरीके की योजनाओं के रूप में धर्मेंद्र जी, आप सुन रहे हैं ना, मनीष जी को बता रहे हैं तमाम चीजें सरकार की, और शायद यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर भी किया, और उसके बाद तमाम सीटों पर आपको जो है स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, ये आंकड़े भारत सरकार के हैं। अगर ये मनीष जी को दिखाई नहीं देते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश को बता सकते हैं। अपने हाथ से पीठ थपथपा लेने से कोई काम सही नहीं हो जाता है। महंगाई किस कदर बढ़ गई ये नहीं बता पा रहे हैं। 2014 में ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का था खाने का, आज कितने का सिलेंडर हो गया है। अरहर की दाल कितने में थी, आज कितने की हो गई। सरसों का तेल कितने में था, आज कितने का हो गया। जो घर की महिलाएं हैं, जो किचन संभालती हैं, वो महंगाई को बाखूबी जानती हैं। किस तरह से उनके थाली से अलग अलग की सब्जियां गायब हो जा रही हैं, किस तरह से वो उनकी थाली से चावल गायब हो जा रहा है, अरहर की दाल गायब हो जा रही है, ये सारी बातें जानती हैं।
फीस देने वाले लोग किस तरह से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली होती है, वो आपके जेब से ही जाता है। वो घर की महिलाएं भी देती हैं, वो भी जानती हैं, पुरुष भी देते हैं, वो भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो लाठी, पत्थर और पिस्टल, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके ये चुनाव लड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी की अगर कामयाबी हो सकती है तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी कामयाबी मान ले, लेकिन लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे थे तो उसे सीख कम से कम ले लेते कि ये अंत समय में लोग करते हैं जो ये करना चाह रहे हैं, और अंत समय इनका आने का बिल्कुल करीब है। 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें अयोध्या से सबक सिखाया, चित्रकूट से सबक सिखाया, इनको प्रयागराज से सिखाया। फिर भी अगर इनका दिमाग नहीं खुल रहा है तो आगे आने वाले चुनाव में और अभी जो 1 बजे का टाइम आएगा उस समय इनको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लोग समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही एक प्रोग्रेसिव राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी नकारात्मकता से भरी हुई है, कभी बटेंगे की बात करेगा, कभी कटेंगे की बात करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ देने के लिए जनता को नहीं है। कुंदरकी क्या रुख कर रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव सिंह वहां पर। राजीव, कुंदरकी में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, किस तरीके से काउंटिंग चल रही है, कितने राउंड की काउंटिंग अब तक हो चुकी है? राजीव के पास हम जी राजीव। लगातार एक बड़ी अनुपम, लगातार बीजेपी को एक बड़ी बढ़त कुंदरकी में देखने को मिल रही है। छठे राउंड में बीजेपी 26,161 वोटों से अभी आगे चल रही है। अभी करीब 32 राउंड की मतगणना बाकी है। बड़ी खबर, बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी, ये बड़ी खबर। शाम 7 बजे पार्टी दफ्तर जाएंगे पीएम, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पार्टी दफ्तर जाएंगे, बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी, ये बड़ी खबर। राजीव के पास हम जाए, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, शाम 7 बजे पार्टी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी, ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। पीएम मोदी आज बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, शाम 7 बजे पार्टी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। शाम 7 बजे पार्टी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी। राजीव, अपनी बात को आप पूरा कीजिए। हेलो 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 1 2 3 माइक चेक। हेलो 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 1 2 3 माइक। राजीव, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपनी बात को आप पूरा कीजिए। अब देखिए, कुंदरकी में बीजेपी को बड़ी बढ़त लगातार मिलती हुई नजर आ रही है। छठे राउंड में 26,161 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह इस वक्त समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान से आगे चल रहे हैं। इस वक्त मैं उसी मतगणना केंद्र पर खड़ा हूं जहां पर लगातार जो मतगणना है वो शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। और क्योंकि कुंदरकी में 64% मुस्लिम है, ऐसे में बीजेपी को इतनी बड़ी बढ़त मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव है, एक बड़ा संकेत है। जिस तरह से आपने देखा था कि बेहद दिलचस्प लड़ाई इस उपचुनाव में देखने को मिली थी। समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक, हालांकि वो सपा छोड़कर बसपा में गए थे, उसके बाद दोबारा सपा में आए थे, हाजी रिजवान को अपना उम्मीदवार बनाया था। तो दूसरी ओर बीजेपी ने जो एक लंबे समय से बीजेपी संगठन में काम करते रहे रामवीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। और बिल्कुल बिल्कुल राजीव, मैं आऊंगा आपके पास। कल से बड़ा अपडेट आ रहा है यहाँ पर। तेज प्रताप बढ़त बनाए हुए हैं। देवेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और कितने वोटों से आगे चल रहे हैं तेज प्रताप? 10वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और लगभग 16,000 से अधिक वोटों से जो है तेज प्रताप यादव अभी भी आगे बनाए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। और लगातार अगर बढ़त की बात की जाए तो कोई राउंड, हर राउंड में कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की बढ़त दिखाई दे रही थी, चाहे वो 1500 वोटों से थी, चाहे 2000 वोटों से थी। लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और ये इस समय जो है 16,000 वोटों से अधिक जो है मतों से आगे चल रहे हैं। साथ ही दूसरे नंबर पर भाजपा चल रही है, जबकि बसपा का वोट बैंक भी दिखाई दे रहा है। जी, क्या लगता है आपको 16,000 से ज्यादा का अंतर? अभी कितने राउंड बाकी हैं? कुल 33 राउंड हैं, 33 राउंड की मतगणना होनी है और उसमें से 10 राउंड अभी भी 23 राउंड ऐसे हैं कि जो खुलना बाकी हैं। और अगर इनमें 23 राउंडों में देखा जाए तो ये कई जगह के जो ऐसे हैं जहां पर भाजपा को बढ़त मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन चूंकि अंतर इतना हो गया है कि 16,000 की जो लीड आ रही है वो कहीं ना कहीं कर पाना भाजपा के लिए बड़ी ही उसकी बात होगी। हालांकि जो है तेज प्रताप अभी बढ़त बनाए हुए हैं और समाजवादी पार्टी के अभी कुछ नेताओं से बात हुई थी, उनका साफ कहना है कि हम हर हाल में जीतेंगे, हमारी विजय होगी। जी, तेज प्रताप का कोई रिएक्शन अब तक सामने आ पाया है? देवेंद्र चौहान, क्या मीडिया से कोई बातचीत उन्होंने की है?
तेज प्रताप यादव अब तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं, चूंकि वो अभी सैफई में ही हैं और सैफई के बाद में अभी मैनपुरी आने की सूचना भी अभी मिल रही थी। लेकिन हालांकि चूंकि न तो मतगणना स्थल पर आए हैं, ना ही लोगों से उन्होंने मीडिया के बात की है, और चूंकि उनके अपने लोग हैं जो बिल्कुल मैं रोक रहा हूं इस वक्त आपको। उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी इस वक्त आप रही है? आपके पास कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है? हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं डॉक्टर ज्योति जी, क्या कहेंगे? अभी 5000 वोट से अभी वो है, हमें अंदर जानी थी। तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो अब लगातार जो है अभी काउंटिंग स्थल के बाहर निकली थी, अभी वो कुछ भी बोलने से बच रही हैं। लगातार हमने सवाल किया कि जिस तरीके से जो भाजपा है वो 5000 से ज़्यादा 7वें राउंड की मतगणना के बाद 5000 से ज़्यादा जो है लीड वोटों की लीड है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? फिलहाल उनका कहना है कि अभी काउंटिंग चल रही है और अभी मैं अंदर जा रही हूं, अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। तो यानी कि अभी उम्मीद है, लेकिन जिस तरीके से 7 राउंड हो गए हैं और लगातार बीजेपी लीड कर रही है, वैसे में अब जो समाजवादी पार्टी का खेमा है उसमें जरूर हलचल बढ़ी है और जो भाजपा का खेमा है उसमें जीत को लेकर उम्मीद है। और सीधी हमने बात भी की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो डॉक्टर ज्योति बिंद है उनसे, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी बोला, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। तो फिलहाल मतगणना जारी है मझवा सीट पर, और जो 7 राउंड की जो मतगणना है वो हो चुकी है, और 7 राउंड की मतगणना के बाद 5000 से ज़्यादा वोटों से जो बीजेपी प्रत्याशी है सुष्मिता मौर्य वो आगे चल रही हैं। अभी ये कितने राउंड और भी बाकी है? हमारे पास सुमित भी है। सुमित, अभी टोटल कितने राउंड की मतगणना होनी? पूरा जो टोटल है वो 14 है और उसमें अभी ये 7 हुआ है, 7वां चालू हो गया है, ये चल रहा है, और उसके बाद 7 अभी और बाकी हैं। और जो देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी लीड, टोटल 1,99,000 करीब वोट काउंट होने हैं, पोल हुआ है, तो अभी कितना वोट गिन लिया गया? लगभग आधा वोट जो है लगभग गिना जा चुका है और अभी 7 राउंड और बाकी है। और जो हिसाब से देखा जा रहा है कि 5000 वोट से नहीं, लगभग अब 6000 हो चुके हैं, जो वोट की संख्या 6000 हो गए। तो ये जो समीकरण कहा जा रहा था कि बीएसपी को लेकर के, कि बीएसपी के अगर ब्राह्मण वोट काटती है तो उसके बाद से प्रत्याशी बीएसपी की ओर से उतारा गया, वो करीबन 7000 वोट वो भी पाया। तो जिस तरीके से 3 जो जाति बाहुल्य ये पूरी मझवा सीट थी, बिंद, मौर्य और ब्राह्मण, तो तीनों पार्टी की ओर से, तो मौर्य बीजेपी की ओर से सुष्मिता मौर्य को उतारा गया जो पूर्व विधायक थी, बिंद की ओर से खुद समाजवादी पार्टी ने बिंद को टिकट दिया, डॉक्टर ज्योति बिंद को, और अब बसपा की ओर से दीपू तिवारी को। लेकिन 7000 के करीब ही दीपू तिवारी वोट पा पाए, यानी कि जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी का वोट कट सकता है वैसा कटता हुआ नहीं नजर आ रहा है। 5000 से ज्यादा बीजेपी की लीड है। खुद जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनके चेहरे की जो भाव थे वो साफ तौर पर बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी में बेहद खेमे में बेहद तनाव है और मतगणना के जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ये आंकड़ा अगर बढ़ता है तो ये तनाव भी बढ़ेगा। फिलहाल उम्मीद ये है उन्हें कि शायद उनके जो क्षेत्र है, उनका बाहुल्य क्षेत्र है समाजवादी पार्टी का, जब वहां से ईवीएम खुलेंगी, वहां के क्षेत्रों की ईवीएम खुलेंगी, तो हो सकता है कि ये जो बढ़त है ये कम हो और एक बार वो जो है। बिल्कुल उपेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। राजेश चौधरी प्रवक्ता है बीजेपी के, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सैयद जावेद राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। फखरुल हसन चांद साहब, कहां कमी रह गई? अब तक की जो तस्वीर है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी तो क्लीन स्वीप की बातें कर रही थी, लेकिन यहां पर तस्वीर तो बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है। देखिए, जिस दम पे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ी वो सबने देखा, आपने भी देखा, आपके भी हमने चैनल पे देखा वो तस्वीरें। 4 सीटें 9 में समाजवादी पार्टी के पास थी इस चुनाव में, जिनमें से हम अभी भी 4 सीटें जीत रहे हैं। हाँ, कुंदरकी में जरूर रामपुर मॉडल को अपनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जहां 65% मुस्लिम आबादी थी। उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने जो रामपुर का मॉडल था वो अपनाया, लेकिन रामपुर में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जो नतीजे आए तो सबके सामने आए थे लोकसभा के चुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लाठी के दम पे, डंडे के दम पे, बंदूक के दम पे मतदाताओं को रोकने का काम किया है वो इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव के बीच में ही 12 बजे के बाद कितने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीता कैसे? जनता के भरोसे, जनता के भरोसे नहीं, लाठी डंडे और बंदूक के भरोसे इस चुनाव को जीतने का काम किया। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने जो उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो मनोबल है उसको बढ़ाने के लिए इस चुनाव को लड़ना चाहती थी, जीतना चाहती थी।
इसलिए समाजवादी पार्टी को ये चुनाव परिणाम आए इनसे कोई निराशा हाथ नहीं लगी। हमें तो पता था कि भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शन में कौन से हथियार अपनाएगी, किस तरीके से इस चुनाव में धांधली करने का काम करेगी, लेकिन 4 सीटें फिर भी समाजवादी पार्टी के पास आ रही हैं। हम अभी भी उन 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। जो एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी फूलपुर, वो नजदीकी मुकाबला है। तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल निराश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो समाजवादी पार्टी को रोक नहीं पाई है। हम अभी भी 3 और 4 सीटें जीत रहे हैं। 4 ही सीटें हमारे पास थी इन 2022 के विधानसभा चुनाव में। इन 9 सीटों में 4 ही सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। तो समाजवादी पार्टी निराश नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं चलिए राजेश चौधरी साहब, समाजवादी पार्टी प्रशासन पर, रामपुर मॉडल पर, इन सारी चीजों को लेकर आपके ऊपर और प्रशासनिक अमले पर ठीकरा फोड़ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो कल ही कहा था कि हार की तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जो बयान दे रहे थे, जिस तरह की भाषा अखिलेश यादव बोल रहे थे, उससे लग रहा था कि ये हार स्वीकार कर चुके हैं, जनता इनको नकार चुकी है। ये बहाना डालेंगे प्रशासन पर, बहाना डालेंगे ईवीएम पर, बहाना डालेंगे कार्यकर्ताओं पर, दूसरे की कमी निकालने का ये प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव के चेहरे को जनता ने नकारा है। जो लोग 9 की 9 सीटें जीतने की बात करते थे, आज वो हर सीट पर उनका वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, या वो हार रहे हैं। तो आज जो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने खड़ा किया था लोकसभा के चुनाव के अंदर, जो इनकी काट की हांडी एक बार चढ़ी थी, इन्होंने संविधान खतरे में नाम पर जातिवाद फैला करके, आरक्षण का भ्रम फैला करके लोगों के बीच में जो पाप किया था उसकी सजा मिलना शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जो झूठ फैलाया था उसकी सजा की शुरुआत इनको हो गई है। अब आने वाले हर चुनाव में आप देखेंगे, चाहे वो पंचायत का चुनाव आएगा, चाहे वो 2027 विधानसभा का चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी का फिर सुपड़ा साफ होना है। कुंदर की हम जीत रहे हैं। अब सोचिए, अच्छा ये कह रहे हैं कि प्रशासन का हमने दुरुपयोग किया, और सीटों पे नहीं किया, एक पे ही कर दिया क्या? जब हारेंगे तो आप जवाब दीजिए, बकरुल साहब जवाब दीजिए। जब आप हारेंगे तो आरोप लगाएंगे प्रशासन पर। जहां जीतेंगे वहां प्रशासन नहीं था क्या? वहां किसी दूसरी पार्टी की सरकार थी, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी क्या उस क्षेत्र में? तो ये झूठ बोलने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। जनता इनको नकार रही है। अखिलेश यादव का चेहरा बेनकाब हो रहा है और आने वाले समय में और भी होगा। देखिए, रामपुर का जब बाई इलेक्शन हुआ लोकसभा चुनाव का, तो यही भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। और जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की हकीकत सामने आ गई थी। हमने आपसे कहा ना कि रामपुर मॉडल आपने अपनाया। कुंदरकी में 65% मुस्लिम आबादी है, आप जीत रहे हैं, आपको बधाई। आपको बधाई, चुनाव आयोग को बधाई, आपके शासन प्रशासन को बधाई। ये तो आपकी संयुक्त जीत है ना, कोई आपकी अकेले जीत थोड़ी है कुंदरकी की। तो आपको बधाई, शासन प्रशासन को बधाई, चुनाव आयोग को बधाई कि आप कुंदरकी सीट भी जीत रहे। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि कटहरी, तरहल, सीसामऊ, ये वो सीटें जो समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जीती थी। और फूलपुर की सीट जो भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उस पे अभी नजदीकी है, हम उस सीट को भी जीतेंगे। तो आखिर हम हार कहां रहे हैं? आपके डंडे के दम पे, प्रशासन के दम पे भी समाजवादी पार्टी हार कहां रही है? मेरे समझ में नहीं आया कि आप जीत कहां रहे हैं। अगर इतनी ताकत लगाने के बाद, अगर जीत रहे ये ताकत बनाने के बाद भी आप हार रहे हैं, अगर इतनी ताकत लगाने के बाद भी आप अपनी जो सीटें थी मुश्किल से बचा पा रहे हैं, तो ये सोचने की बात। जावेद साहब राजनीतिक विश्लेषक है। जावेद साहब, किस तरीके से अब तक की जो फिगर्स आई हैं उनको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? सैयद जवाद साहब किस नजरिए से देख रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बोलिए। आवाज आ रही मेरी आपको? जी मैं सुन रहा हूं आपको, बताइए। नहीं, देखिए क्या है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग ने जिस तरीके से देखा, उसके बाद हम लोग ने जो है महाराष्ट्र को भी देख रहे हैं और झारखंड को भी देख रहे हैं। देखिए, 3 चीजें हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा फोकस करके चलती है। एक है मनी, MMM, और दूसरा इनका M जो है वो मशीनरी, जिस तरीके से सरकारी मशीनरी काम करती है वो भी हमने देखा। और जो मोदी जी का एक जो है जमीनी स्तर पर और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आकर के वो काम करते हैं, उसको भी देखने की जरूरत है। हालांकि 2024 के लोकसभा के अंदर जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर प्रदर्शन करा, वो प्रदर्शन बहुत ज्यादा जो है अच्छा था और